Are we good to go? Yeah. Call one second. We're live. We're just going. Okay. We're good to go? Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ईमन हारून और आज हम ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के फेसबुक पेज से इस वक्त लाइव मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के हवाले से. I will be moderating this panel, and in this panel we have some big names of the family planning industry as well as the development sector. There are people who have expertise in various walks of life. I am the Deputy Manager of Programs who has been given the responsibility to moderate this session. जब हम menstruation या menstrual hygiene के हवाले से बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो एक सवाल उठता है वो होता है टैबू का, कि क्या इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं. ख़वातीन ख़ास तौर से बड़ी कंफ्यूज रहती हैं इस हवाले से, whether they should tell someone that they're going through menstruation or periods. पहले तो ये भी समझ नहीं आता कि हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें मेंस्ट्रुएशन के हवाले से. कुरान पाक में हैज़ का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है बिकॉज ज़ाहिर है कोई ओरिएंटेशन नहीं है. ऑफ कोर्स इसमें फिर जेंडर इनइक्वालिटी भी आ जाता है. बहुत सारे तबक़ात जो हैं अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं एंड दे स्टिल थिंक कि औरत जो है वो नापाक हो जाती है. कई कल्चर्स में है कि नहाए नहीं, कई कल्चर्स में है कि आइसोलेट कर दें. Fortunately, with the passage of time and more awareness, it is getting better. However, आज जो हमारे सारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत डॉक्टर अजीजुर रब जिन्होंने वक्त निकाला और दीगर जो हमारे बड़े नामी ग्रामी पैनलिस्ट हैं जिनका मैं दिल से मशकूर हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने जो है वो they RSVP to the invitation and they're here with us. So we would like to know from them कि किस तरह से private sector, public private partnerships, sexual and reproductive health rights और awareness और खासतौर से youngsters जो हैं menstrual hygiene management को और बेहतर कैसे बना सकते हैं. क्या ये एक individually इस issue को हम cater कर सकते हैं या हमें ज़रूरत है कि हम इसको integrate करें with HIV, with family planning or with any other public health endemic. तो मेरा जो पहला सवाल है विद दैट नोट हम हमारे सेशन को ऑफिशियली शुरू करते हैं. फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं. जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस हम तक पास ऑन कर सकते हैं एंड वी वुड थ्रो देम टू द पैनलिस्ट एज वेल. मेरा पहला सवाल होगा, being the chief executive of Green Star Social Marketing, who's actively working on the vision of family planning and maternal child health, खासतौर से माँओं की सेहत के हवाले से, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है खास तौर से एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, ख़वातीन की हेल्थ, वुमेन्स राइट और जो दीगर ख़वातीन के मसाइल हैं, उस हवाले से पब्लिक सेक्टर क्या खिदमात अंजाम दे रहा है? खास तौर से आप ग्रीन स्टार की कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ देखते हैं? ओवर टू यू. Assalamu alaikum. Rabbi Shahri Sundri Vesili. First of all, I am really delighted to be here with my fellow panelists. They're all people with a lot of contributions on cards. So thank you very much, Eamon, for arranging this session. जिस चीज़ के बारे में माहवारी जो periods है जिसके बारे में हम बात करते हैं, we are really excited about it because Menstrual Hygiene Day और साथ-साथ International Day for action on human health or female health, women's health, ये dialogue मेरे ख्याल में एक बहुत ही unique वक्त में हो रहा है जो कि इंट्रा कोविड दौर के नाम से जाना जाएगा. शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक वाटरशेड पे हैं और जिस तरह से 9/11 जब दुनिया में हुआ था तो 9/11 के बाद दुनिया एक जैसी नहीं रही थी. इस कोविड या कोरोना वायरस का जब इंशाल्लाह भी ओवर होता है, probably the way we approach our problems, the way we look at our problems, social, emotional, psychological, it's going to be a lot different. So first of all, as you ask, who GSM? So
Green Star Social Marketing has been around for 30 साल माँ बच्चे की और सलीदी सेहत के बारे में. We're trying to, our mission is to contribute to the development of Pakistan through family planning and mother's health. And why GSM? हम आज के दिन क्यों इतने excited हैं इस मसले को बात करने में? बस जैसा कि आप जानती हैं कि 208 मिलियन हमारी तादाद हो गई है, इसमें 55% जो है ख़वातीन का है. और अभी कुछ दिनों से जो हम लॉकडाउन 1 महीने से 1.5 महीने से, इसने वाकई एसेंचुएट किया है वो प्रॉब्लम्स जो कि ख़वातीन को हैं, जो एक्सेस सप्लाई साइड और डिमांड साइज या सर्विसेज साइड को में दरपेश आती हैं ख़वातीन को. सो ग्रीन स्टार अगर एक लाइन में बताया जाए तो उस रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक किसी औरत के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली प्लान करे, अपने जिस्म को प्रोटेक्ट करे, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करे. सो इट इज़ अबाउट गिविंग दैट राइट टू द जो बेसिक उसका हक है उसको दिलाया जाए. होगा कि बेटी का जिसका हम इतना नाम लेते हैं. 20 साल से वी आर वर्किंग टू डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी and it is through the behavioral change, communication and supply of commodities. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि शायद हम एक क्रॉस रोड पे हैं जहाँ गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को एक कोएलिशन को, जो प्रॉब्लम्स आर इनॉर्मस, खास तौर पे आबादी से रिलेटेड, ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर इनॉर्मस. गवर्नमेंट has to focus, and I already have started realizing that they have to provide an enabling environment and monitoring and evaluation and play the role of a regulator. Whereas the private sector has to come forward with service delivery. So what COVID has taught us that 208 million, 55% से ज़्यादा ख़वातीन, इसमें 75% अगर out of pocket खर्चा करके अपना इलाज मालजा करवाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी sustainable, scalable entity है. And women is at the center of family, as you know, and family is the basic structural unit of and under siege. Lockdown की वजह से उस बेचारी औरत की social, physical, economic, everything is government जहाँ कोविड से लड़ रही है public sector में, वहाँ private sector. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेषा is on board now. आप लोग कैसे हैं भाई? Excellent, sir. Excellent. We just started our discussion on the role of the private sector in menstrual hygiene and International Day for Action for Women's Health. So, Dr. Shesha, I would request आप अपना mic बंद कर दीजिए, please. माइक बंद कर दो. Thank you. right. So, जहाँ गवर्नमेंट बिजी है प्राइवेट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर के साथ इलाज मालजा और कोविड से बचाव के लिए, इस कौम को बचाने के लिए, वहाँ प्राइवेट सेक्टर वो होप है उस औरत की जो इंतजार कर रही है, जिसके पास इलाज मालजे की इस वक्त कोई जगह नहीं है. ज़्यादातर अस्पताल सरकारी इदारों में बंद हैं या OPDs नहीं हो रही वहाँ पे, मेडिकल, सर्जिकल, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. और GSM रिप्रेजेंट करती है वो इंट्रा कम्युनिटी इकोसिस्टम जिसमें 90,000 से ज़्यादा दुकानें, 35,000 MS, 9,000 के करीब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 2,000 लैब्स हैं, जहां फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरी सहूलियात उन ख़वातीन को इस मुल्क की फराहम की जा रही है. Now, as we have just seen के क्राइसिस की वजह से, कोरोना क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज have been sucked into other areas, and as you know that FP unfortunately so far is not an essential services. And essential maternal and newborn health, gender and reproductive health के लिए भी जो वसाइल मौजूद थे वो डाइवर्ट हो गए इस वक्त किसी ना किसी तरीके से. सो इन हालात में प्राइवेट सेक्टर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको सरकार जिंदा रख सकती है ताकि अपना वो काम कर सके मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम करने के लिए. Now coming to this scenario, आज के दौर में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है इमन के unmet need जो है for commodities, family planning की, sexually transmitted infections से बचाव के लिए और gender based violence से बचाव के लिए, they are at risk.
हमारा अगर ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग का सिंगल लाइन एजेंडा अगर मैं इस 3-4 महीने से देखूं और पोस्ट कोविड में देखना इज टू प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द सर्विस प्रोवाइडर्स. किसी ना किसी से इन सर्विस प्रोवाइडर्स की क्लिनिक्स को सेफली खुलवाना है जहां पे हमारे मुल्क की औरत वहां जा सके इलाज मालजे के लिए. We also are trying to ensure private sector के जिस तरह हमारे और colleagues कर रहे हैं कि ensure zero stock outs. Deep inside communities ecosystem जो मौजूद है दुकानों का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, केमिस्ट का, इन जगह क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम सहूलियात सस्पेंड है, चाहे उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो होलसेलर हो या एक्सेस टू दिस फैसिलिटी है. GSM also अपने पैनलिस्ट पार्टनर्स के साथ इस मुल्क में एडवोकेट कर रही है गवर्नमेंट के साथ कि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर आप वाकई औरत को साथ देना चाहते हैं तो एसेंशियल सर्विस करार दें. हम एडवोकेट कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाईज जो कि इस वक्त टोटल फ्रीज की वजह से रुकी हुई है और सबसे बेहतर तरीका उस औरत की मदद करने का प्राइवेट सेक्टर में फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्लेटफॉर्म से उन कमोडिटीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है जो दुकान में नहीं मिल रही है, जहां शर्माते हुए जो लिमिटेड आवर्स के लिए खुल रही है, जहां से कॉन्डोम, पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं इसमें. So private sector is the only hope that we have right now to ensure that there are zero stock outs. And while the government is fighting the COVID jung, इस औरत को जीरो स्टॉक आउट का फंड पे डोर स्टेप पे उसी को सिस्टम में मुहैया कर दिया जाए. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर टेली साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम आल्सो 24 पूछो हेल्पलाइन जिसका काम ही यही है कि उन लोगों को जो अब डॉक्टरों के पास ना जा सकते हैं ना उन तक डॉक्टर पहुंच सकता है तो उनको उन तक कैसे पहुंचा जाए. ग्रीन स्टार या टेली साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम करिए. सर्विस प्रोवाइडर का जो क्लिनिक है वो प्राइमरी केयर का हब है, चाहे वो जीपीज हो, चाहे वो एलएचवीज हो, चाहे वो सीएमडब्ल्यूज हो, केमिस्ट हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो आवर प्राइमरी एजेंडा objective this is how we can advance this the rights of the woman is to make sure that she has the access to health and medicine and supplies because now coming back to the menstrual hygiene 80% खवातीन एक स्टडी के मुताबिक जो लीवर ब्रदर्स एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए अभी भी मंथली माहवारी के लिए इस्तेमाल करती हैं द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू देम. सेकेंडली इनके साथ और भी बुजुर्ग मसाइल हैं कि अदम दस्तयाबी ऑफ दैट स्पेस स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चियों के पास सैनिटरी नैपकिन एक्सेस नहीं है, सैनिटरी नैपकिन के बारे में या माहवारी या तौलीदी सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करना ग्रीन स्टार अपने जिम्मे उठाया है क्योंकि 9,000 सर्विस प्रोवाइडर्स जो गली कूचों में औरंगी टाउन, कोरंगी, कस्बा कॉलोनी इन जगहों के ऊपर एक कमरे 2 कमरे की जो क्लिनिक है इस टाइम में उसको अगर हम इफेक्टिव फंक्शनल बना दें, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर दें, उसकी सलाहियतों को बढ़ा कर उसके पास इन अद्वियात की फराहमी को इंश्योर कर दें, इसके क्लिनिक के अराउंड उस इलाके की, उस मोहल्ले की जो यूथ है. One of the reasons why we have failed in my view, the reproductive health and the family planning agenda in Pakistan because we are targeting the wrong audience. 60% से ज्यादा यूथ है और हम ज्यादातर लोग मैरिड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की बात करते हैं. Why married? Why not just women of reproductive age? And younger people are getting pregnant. So if we can target the youth and if we get them early, that means instead of men, we focus on boys, instead of women, we focus on girls. तौलीदी सेहत के बारे में उन टैबूज को जो कि माहवारी और तौलीदी सेहत से रिलेटेड है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करें. गली कूचों मोहल्लों में मौजूद 1, 2, 3 कमरे के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट करके उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें. तो कोई वजह नहीं है कि वो औरत जो इस वक्त बहुत सारे प्रेशर्स का शिकार है सुकून की जिंदगी गुजार सकती है, उसको इख्तियार दोबारा मिल सकता है, उसके पास अपनी फैमिली प्लान करने का इख्तियार मिल सकता है, अपने जिस्म को प्रोटेक्ट करने का इख्तियार मिल सकता है और अपनी हेल्थ को. So this was the perspective on the role of what private sector can do about improving the women's health in Pakistan, especially as it's the International Day for Action for
women's health. Bilkul theek hai. Thank you so much, Dr. Rab, for such an enlightening and very, comprehensive answer to the question. My next question is to Dr. Zahir Gul, because आपने Dr. Aziz ने जो है वो instrument, hope, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए private sector के लिए. And because Dr. Gul, you have been very much prone towards the policy side, especially with government sector, while working in the private sector. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जब हम public private sector की partnership के बारे में बात करते हैं, how does it strengthen to achieve the desired contraception rate? Because I believe we're 34% right now and we want to achieve 55% contraception prevalence rate. तो ये आपको क्या लगता है कि कैसे अचीव हो सकता है, especially in this pandemic where we know that about 5 million children will be given birth whenever this pandemic ends, and during this हम उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, especially while working in the family planning sector? Thank Your you, mic is Eamon. mute. Yes, thank you, Eamon. Please do indicate if my voice is not audible, just to make sure. So thank you for that question, and thank you, Dr. Aziz Rab, for doing a very quick summary of a very large topic. That was very concise, and it does make my work a lot easier. Thank you so much. I think जो आपका question है कि हम private sector और public sector दोनों की engagement से CPR कैसे बढ़ा सकते हैं, I think the question in its premise is perhaps faulty. लेकिन the whole idea of कि हम CPR कर सकते हैं, if we narrow down what we are looking at to just the point of the CPR, तो फिर वही होगा जो पिछले maybe 1960s से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, हम CPR की बात करते आ रहे हैं, और CPR is, well, it has a lot of inertia, it doesn't move easily, and we know कि CPR क्यों ऊपर जाता है या नहीं जाता है. Evidence जो कहता है कि CPR तब ऊपर जाता है जब आपके प्रोग्राम्स जो कि फैमिली को प्रमोट कर रहे हों, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स में एम्बेडेड हों. अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रसेप्शन कैंपेन लेके जाएंगे तो फिर आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हैं फ्रॉम व्हाट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड द सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ. और हमारे पास आपके पैनल पे बड़े लुमिनरीज बैठे हैं जो कि इन्हीं सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे काम करते रहे हैं. So I think the question that should be how can public sector and private sector come to cover not just women but all citizens, because देखिए empowerment की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर इकोसिस्टम की बात की, इकोसिस्टम जो है वो किसका इकोसिस्टम है? जब हम उस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली उस एक इंडिविजुअल, औरत, उस एक लड़की, उस एक यंग पर्सन की एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जो बिहेवियर्स प्रोड्यूस करता है. अब उसको हम अगर सिर्फ CPR तक देखें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट CPR. उस CPR में उसकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आ जाती है, व्हिच मींस एजुकेशन प्लेज अ रोल इन इट. उसमें उसकी सोशल मोबिलिटी आ जाती है, व्हिच मींस कि उसकी यूथ की एक्सेस टू सोशल स्पेसेस कितनी है, उसकी अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एस्पिरेशंस कितनी है. क्या सोसाइटी उसको कहती है कि मजदूर का बच्चा मजदूर बनेगा, या कहती है कि नहीं, जो भी आप मेहनत आपको मिलेगा. आपने उसकी सोच को खोला है, एम्पावर किया है ताकि वो अपने फैसले कर सके, अपनी चॉइस कर सके. ये ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स अप्रोच की कोर में है. आपकी ICPD कॉन्फ्रेंस, पोस्ट ICPD 25 इयर्स का जो अभी इवेंट हुआ उसमें, बट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो हमारा मेजॉरिटी फेथ है पाकिस्तान का इस्लाम की रूह से, ये आपके रिलीजन के अलाइन है. अगर इंसान को गलत और सही के तफरीक की अकल दी गई है, उसके साथ उसको इख्तियार देना जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है. ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी जो रिलीजियस एंड लीगल इनहेरिटेंस हिस्सा है. अब जब हम CPR की बात करते हैं तो फिर हम हेल्थ में, और हेल्थ में भी पॉपुलेशन वेलफेयर के साथ रुक जाते हैं. We need to take a larger lens. We need to take a more citizen lens. We need to take into account कि CPR तक अगर पहुंचना है तो उससे पहले बेदार करना है, empowerment inculcate करनी है, ताकि जो सिस्टम है, आपके जो सिटीजन्स हैं वो सिस्टम के रहमो करम पे ना हो.
अब उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लिंक कैसे होता है? पब्लिक सेक्टर फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, पॉलिसीज प्रोड्यूस करता है, लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करता है, which will either bring the private sector into its fold or it will disconnect itself from the private sector. ये across the world systems में हम देखते हैं. हम लकी हैं कि हम उस नेज पे हैं तारीख में जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत ओपनली बात भी कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन रखते हैं, आगे जाना भी चाहते हैं और चैंपियंस ऑन बोथ साइड्स आपस में एंगेज कर रहे हैं. So I think that is the first and most critical step. How it can materialize, there are people panel who are much more expert at talking about this. I will leave it for them to decide. But the important cheese, whether it's related to a woman's body, whether it's related to a young person's choices, कि हम developmental philosophy कितनी adopt की है, हम empowerment approach हमारी क्या है, and that's what I think is where the government and the can engage and talk about empowerment of citizens towards achieving multiple objectives that fall within this sector. Okay, thank you, Dr. Gul. Because we're talking about empowerment, and I believe that empowerment also comes when you talk about sexual and reproductive health rights. So यहाँ पे I would like to ask this question to our SRHR experts, Dr. Qazi, Dr. Yasmin Qazi और कदीर साहब, आपसे आप दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए. कदीर साहब, आपने किरण सितारा जैसे प्रोग्राम को आप लीड कर रहे हैं जिसमें 50,000 से ज़ायद बच्चियां जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, स्कूलों में काम करती हैं, कम्युनिटीज़ में जाती हैं. डॉक्टर यास्मीन, आपका एक एक्सपीरियंस रहा है वुमेन राइट्स की एडवोकेसी करते हुए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो स्टेरियोटाइप है, जो डॉक्टर गुल भी बात कर रहे हैं कि जो एम्पावरमेंट का फैक्टर है, ये हम कैसे लेकर आए हमारी जनरेशन में? व्हाट इज द राइट एज, खास तौर से मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब हम इन बच्चों को प्यूबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना शुरू करें? कब उन्हें बताएं कि दिस इज व्हाट जेंडर बैलेंस इज, योर बॉडी विल चेंज एट अ सर्टेन एज, घबराओ मत, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बिकॉज whenever any one of us, even when I hit puberty, it was a very traumatic experience for me because I did not know what was that. My mother did not orient me. So what is the right age? आप दोनों को क्या लगता है? तो ये आप कदीर साहब आपसे शुरू करें. जी जरूर, शुक्रिया अमन, इंटरेस्टिंग डिस्कशन. और मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूंगा पहले अपने डॉक्टर रब ने जो बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और जो इन्वायरमेंट है इस वक्त उसमें हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और मैं मतलब किरण सितारा के साथ साथ में एक बड़ा डिवॉर्मिंग का प्रोग्राम है जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं. और जब गवर्नमेंट के साथ टेबल पे बैठ के हम निगोशिएट करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि पावर कहाँ पे है. क्योंकि जब गवर्नमेंट से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ काम करेंगे लेकिन फैसले हम करेंगे. दूसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी है उसको तो बिल्कुल अवॉइड किया जाता है कि इसका तो कोई स्पेस नहीं है. तो उस पर्सपेक्टिव में बहुत स्पेस है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, लेकिन उसमें देखना यह है कि टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कौन डिफाइन करता है, कौन उसको मॉनिटर करता है. तो ये एक मैं रिफ्लेक्शन थी. दूसरा हम बात करते हैं यंग लोगों की. मैं भी पिछले 15 साल से यास्मीन ने और हमने बहुत सारा काम साथ किया है और हमने एक बड़े इनोवेशन का काम शुरू किया था कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं अगर उनको हमने डील करना है तो हाउ कैन वी एम्पावर द विक्टिम्स टू बिकम द एडवोकेट फॉर द चाइल्ड मैरिजेस. और ये एक्सपीरियंस हमने कराची और सांगड़ में किया. पैकेट फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट की और हमने देखा कि इन बच्चियों में इतना पोटेंशियल था कि उन बच्चियों ने न सिर्फ अपनी तालीम जारी रखी बल्कि उनके आस पड़ोस में, उनके मोहल्ले में अगर किसी बच्ची की शादी की गुफ्तगू भी होती थी तो वहाँ पहुँच जाती थी और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती थी. कोई डंडा लेके नहीं जाती थी, आर्गूमेंट लेके जाती थी. और उस आर्गूमेंट के नतीजे में हमने बात की. और फिर जब उनके शुरू में उनके पेरेंट्स थे वो बड़ा डरते थे इस चीज़ों के लिए कि किस तरह के कामों में आप बच्चियों को लगा रहे हैं. बट स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स जब ये तीनों मिल गए और बच्चियों ने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि उन बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस आया और वालिदैन ने फिर उन्होंने प्राइड लेना शुरू की. और एक बात कम्युनिटी में वो आया कि उन लोगों ने कहना शुरू किया कि मेरी बच्ची ने तो 2 शादियाँ रुकवा दी, कम उम्र की शादी हो रही थी, इस तरह की चीज़ें. और फिर मैंने जब मूव किया वर्ल्ड पॉपुलेशन फाउंडेशन से कराची वापस और IRD और आई इंडस हेल्थ हॉस्पिटल के साथ,
तो यहाँ फिर हमने उस आइडिया को स्केल अप करने की कोशिश की, और जैसे हमने सांगड़ में और कराची में कोई 2000 बच्चों के साथ काम किया, तो ये हमने 50,000 बच्चों के साथ काम करने की कोशिश की। और व्हाट आई लर्न कि समहाउ जो हम तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हम यूथ के साथ काम करते हैं, हम फ्रैंकली यूथ को नहीं इनकरेज करते, हम चाहते यूथ वो काम करें जो हम चाहते हैं, पहली चीज़। और ये मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे से ये चीज़ हो रही है और होती रहती है, और हम भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ यंग लोग होते हैं जो आपको हर जगह नज़र आते हैं, वो एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो वी थॉट कि हम स्कूल में जो बच्चियाँ जाती हैं कि उनको किस तरीके से एक्सेस किया जाए। एंड आई वाज सरप्राइज कि जब हमने गवर्नमेंट से इस पर बात की, सिंध गवर्नमेंट से बात की, पंजाब गवर्नमेंट से बात की, केपी गवर्नमेंट की, तो सबको ये लगा कि हाँ आप ज़रूर काम करें, इनके साथ हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं थी यंग बच्चों के साथ काम करने की। और हमने काम शुरू किया, और हमने टीबी के रेफरेंस से पहले IRD और GSG, क्योंकि टीबी पे काम कर रहे थे, तो उसमें जब तक आप लूप मुकम्मल नहीं करते आपका काम कामयाब नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूथ के साथ काम है वो लूप पूरे नहीं होते। हमने कहा कि हम बच्चों को एम्पावर करेंगे, और उसके लिए हमने एक करिकुलम बनाया, टीचर्स को ट्रेन किया। और एमन आपको याद होगा कि हमारी टीम में कोई 7-8 लोग होते थे, और हम 20,000 25,000 बच्चों के साथ और फिर 300 स्कूलों के साथ काम कर रहे होते थे। तो हमारे असल सोर्स होते थे टीचर्स और बच्चियाँ और उनके वालिदैन। तो जब हमने किरण सितारा प्रोग्राम शुरू किया और बच्चों को जब हमने पढ़ाना शुरू किया, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर हमने बहुत बात की, हमने डिजीजेस पे बात की, लेकिन हमने फिर ये कहा कि जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो एज ए इंडस हॉस्पिटल हम उस प्रॉब्लम को सर्विसेज के जरिए रिजॉल्व करेंगे। तो अगर आपको टीबी के कोई पेशेंट मिलते हैं तो हम उनको ट्रीट करेंगे। अगर आपको क्लब फुट के कोई पेशेंट मिलते हैं तो हम उनको ट्रीट करेंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस के अगर आपको पेशेंट नजर आते हैं तो हम उनको ट्रीट करेंगे। तो बच्चियों ने जब हमारे साथ काम किया और एक एक बच्ची ने फिर 15, 20, 25 हाउस होल्ड की जिम्मेदारी ली और उन घरों में विजिट किया और उन्होंने उन घरों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। मतलब मैं आपको मिसाल दूँ, कराची में 2017 के अंदर इन बच्चियों ने कोई 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को वर्बल स्क्रीन किया टीबी के लिए, और उसमें जो 70,000 प्रिजम्पटिव्स निकाले, और उन सारे प्रेजेंटेटिव्स को IHS ने और इंडस हेल्थ नेटवर्क ने स्क्रीन किया, और उसमें से सैकड़ों के हिसाब से टीबी पेशेंट निकले जिनको हमने कमिट किया कि हम करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप काम करें यूथ के साथ, तो अगर यूथ को आप कहते हैं एम्पावरमेंट की बात है, तो एम्पावरमेंट के अंदर ट्रेनिंग के साथ साथ जो काम होता है कम्युनिटीज़ के अंदर जाके काम करने का, उसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलनी चाहिए। और फिर जब कम्युनिटी में जाके काम करती है तो वहाँ जिस तरह के इश्यूज उनके सामने आती हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर यास्मीन, एक बात फिर यास्मीन साहब बात कीजिएगा। और जब ये बात हमने टीचर्स के साथ की, गवर्नमेंट के साथ बात की, सबने सपोर्ट किया, लेकिन सबने बच्चियों के बारे में बात करते हुए हमेशा ये हमें तासुर दिया कि ये लायबिलिटी है, और हम उन्हें हमेशा कहते थे कि ये रिसोर्स हैं, इन पे आप, क्योंकि जब आप रिसोर्स कहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप लायबिलिटी कहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। और आई अप्रिशिएट कि यास्मीन यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि हमने तो इस स्केल पे किया, इन्होंने पाकिस्तान के स्केल पे इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की। सो ओवर टू यास्मीन। बिल्कुल, थैंक यू कदीर साहब। डॉक्टर यास्मीन, लाइबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, अमूमन खवातीन के लिए, एंड यू बीइंग एन एडवोकेट, अ वेरी स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट, आप किस तरह से, बिकॉज आई नो यू हैव मैसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आप किस तरह से समझती हैं कि हम लाइबिलिटी के लफ्ज को चेंज करके रिसोर्स में के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू अ पॉजिटिव कॉनोटेशन? Thank you very much for inviting me to be part of this panel. देखिए, लाइबिलिटी का लफ्ज जो भी उर्दू में उसका तर्जुमा होता है वो एज ए लाइबिलिटी जरूरी नहीं है कि यूज किया जाए। इवन पीपल व्हेन दे आर पॉजिटिवली फ्रेमिंग दिस कि लड़कियां तो बहुत जिम्मेदारी होती हैं, एक लड़की जब घर में आती है तो माँ बाप उस वक्त से उसके बारे में क्या सोचना शुरू करते हैं कि इसकी शादी कैसे होगी और शादी के वक्त इसको दिया क्या जाएगा। So I think there are lots of things in the social norm that needs to be changed. First of all, if you don't value girls in a community and a society, you don't invest on them. So, I think हमारे यहाँ जो हमने deeper scale studies की हैं, वहाँ gender inequity starts हो जाती है। कुछ ममालिक में तो pregnancy में start हो जाती है, because आपको पता है कि gender based abortions कितने हुए हैं चाइना में और इंडिया में, एंड बिकॉज यहाँ पे लड़कों को वैल्यू किया जाता है। एक लड़की की शादी होती है तो उसे दुआ दी जाती है कि आपको बेटा आता हो।
So I think जो discrimination है वो at birth start होती है, if it's a low resource setting, and if it is even a setting where resources has to be very cautiously used, it will always go for boys. तो education का बात हो गई. जो कदीर साहब बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा है कि एक तो हमारी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता है, तो they get dropped off. We have one of the highest dropout rates in the world. जो secondary school से drop out होती है, and the major reason is that they're pushed into marriages. और आप जो menstrual day की बात कर रही है, जो मिनार्की है, जो start of menstruation है, वो तो साइन हो जाता है कि अब लड़की को घर में चार दीवारी में बिठाना है. Although we have the highest number of sexual abuse cases, और हमारे इंसेस्ट के केसेस भी बहुत हाई हैं, लेकिन वो एक एक्सटर्नल जो होता है कि जी अब इसकी शादी कर दे रही है. सो आई थिंक अगर हम women empowerment की बात करते हैं, it starts right from the day the girl is born. You have to value the girl. You have to, create that, household environment in which she is equally valued. She goes to the school. She's mentored to have her choices. Unless and until she doesn't get that opportunities, she wouldn't know what is right for her. But the moment she gets that education, because एक research ने हमारे दिखाया है कि वो लड़कियां जो even 10th नहीं कर पाती हैं, even कुछ class 7th 8th पढ़ लेती है, they have much better reproductive health indicators than those girls who either never went to school or who went to school and got dropped off at an early classes. So I think ये बहुत बड़ा एक struggle है. इसका जो baseline determinant वो education पे आता है. जब ये प्रोग्राम जिसकी कदीर बात कर रहे हैं वो हमने स्कूल बेस शुरू किया था, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, और उसका एक आउटकम था कि हम चाइल्ड मैरिजेस को रोके. हमने एक बहुत बड़ी एडवोकेसी भी की थी, हमने और हमारे सारे पार्टनर्स ने मिलके, जिसमें सिंध में हम वी वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अ लॉ अगेंस्ट अर्ली मैरिजेस कि 18 इयर्स मिनिमम एज डिसाइड हुई. लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी का है, जैसे बात की जा रही थी. तो इवन व्हेन द लॉ इज देयर, do we know that it's being practiced? So I think implementation is a big gap, because abhi bhi Sindh mein underage marriages are highest, although they are the only province who has the law. So the thing is that it's a continuous cycle of really monitoring, evaluating, looking at the data and then doing that. Jahan tak sexual reproductive health or rights ki baat aati hai, we are one of the countries who have the highest unsafe abortion cases in the world, and we know that the women do not get access to contraceptive in time. Unmet need और unwanted pregnancies बहुत high हैं. डॉक्टर शेरशाह यहाँ बैठे हैं, उनके साथ भी हमने काफी काम किया, and he's one of the biggest male gynecologists who's a women advocate. So we'll talk about it. But the thing is that there are so many things. But if you start educating a woman, if you start empowering a woman, and empowerment is a very misunderstood terminology. Everybody has a different interpretation, because it is about empowering to make the right decision, and also it is also a financial empowerment. She should have the finances, or she should have that control of finances in her hand to decide about her life, to decide about her fertility, to decide about the choices that she makes. जिस तरह के आप लड़कों को सारी आज़ादी दे देते हैं, जी वो तो गलती करते हैं, जी लड़के तो ये करते रहते हैं, लड़कों के साथ तो ये होता रहता है, everything is excused because it's felt that boys have this extra leverage, but the girls do not have that because they're not empowered and they are not considered equivalent to boys or to the men. So in order to change that social norms, we have to really start very early. You were asking about the age. So we have a curriculum जिसमें आप under 5 years, मतलब जो 5th class है, उस तक भी आप एक culturally adoptive way में, especially जब से ज़ैनब का केस हुआ था, तो good touch, bad touch, वो चीजें जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं बड़े आराम से ताकि वो समझ सके. And then from 6th class onwards, जो हमारा life skill based education है, वो आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं. Although हमने उसको भी काफी compromise किया हुआ in the term, because we know there could be a religious backlash, we know that there could be sensitivities around that. But even then it opens up so many. जो हम सांगड़ में और खैरपुर जगहों पे हमने काम किया और पब्लिक स्कूल में किया. So we always underestimate कि सारे बस हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, हम जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, वही लड़कियां शायद समझ पाती हैं. They are really smart girls because उनका जो realities है, they are much closer to realities. आप जब उनको लेकर आते हैं और आप जब उनको harness करते हैं और आप उनको groom करते हैं, और कदीर भी ये testify करेंगे, we have these brilliant girls leaders who have come out from that group and they could go and और फिर सबसे अच्छी बात जो जैसे कदीर कह रहे थे, उनके parents be influenced way, because they also felt हमें तो कभी opportunity नहीं मिली. We are very happy that girls are getting that.
So I think it's a matter of giving the right opportunity, the right mentorship, giving them that leadership skills and letting them do and support them. You don't just leave them कि आपने उनको train किया, आपने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई, and then you just let them go, because you need to support them till they are at a stage when they can, do it themselves. But I think as younger as they are, and if we get them, and it's not only girls, believe me, if you don't sensitize young boys, okay, what is gender equality, why your sisters in the house have the same rights like you have, and why it is equal to have that kind of, respect, that space that is required by the girls. So I think, which is also very necessary. हम एक तरफ invest करें और दूसरी तरफ ignore कर दें, so we'll still have an imbalance. So I think keeping all those in mind, change is always a long-term process. It does, but we have been very, very excited about the things that we have seen, even in short period of time happening, and which means it can happen. You have to remain positive. But on a larger hand, this is of course something that private sector can do well. With the public sector, they have to realize, the value of investing in women and value of investing in young people, and especially girls. I will stop here in case you have another question. And thank you, Dr. Qazi. Very, very enlightening answer. और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि लड़कों को भी सेंसिटाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़कियों को, बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो कि अगर रमजान में तुम्हारी बहन रोजा नहीं रख रही, देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट, एंड दे डोंट लाइक रेज देयर आईब्रोज कि मैं तो कुछ खा नहीं रहा. But this is more of a social and behavior change question. Dr. Zahir, I'll revert back to you on that. I would now like to ask some questions to Dr. Syed Sher Shah. First of all, thank you so much, sir. आपने join किया हमें. नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. ऑब्स्टेट्रिक हेल्थ आपने बहुत काम किया है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी इस वक्त करंट स्टैंडर्ड क्या है ऑब्स्टेट्रिक हेल्थ का पाकिस्तान में, और माओ को अगर हम प्रेगनेंसी और गायनोकोलॉजी के हवाले से देखें तो कोर चैलेंजेस क्या इस वक्त, जो आपने करंट पैंडेमिक में भी देखा है और उससे पहले भी आपने देखा है, कोर चैलेंजेस क्या हैं माओ के साथ जिनको और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है माँ की सेहत का आलमी दिन भी है. It's just not about menstrual hygiene, it's about action for women's health. आपको क्या लगता है कि ऑब्स्टेट्रिशियन की हैसियत से आप क्या बेहतर कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका. आपके सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगे तो ये जो दो बातें आप लोगों ने की हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके बारे में अगर एक दो लाइनें बोल दूं कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं सर, बोलिए, बिल्कुल बोलिए. एक बात ये तो यास्मीन ने बिल्कुल कहा कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है ना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. क्विकली मैं आपको बताऊं, अभी पिछले महीने में 2 केसेस मेरे पास आए हैं. एक लड़की मिट्टी से दूर कहीं से 14 साल की बच्ची आई है और 3 महीने शादी के 3 महीने के अंदर जिंदगी में पहली दफा मैंने ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला देखा है, वेजाइको-वेजाइनल फिस्टुला. जब हिस्ट्री लिए तो पता ये चला कि 14 साल की बच्ची की शादी हुई है और पहले इंटरकोर्स में ही कोई उसके साथ कोई मेटेलिक रॉड इस्तेमाल किया गया है, इसमें बड़ा सा सुराख उसके ब्लैडर में बन गया है और बेचारी 3 महीने तक उसको छुपा के घूमती रही, पेशाब बहता रहा. हमारे पास आई है वो 6 हीमोग्लोबिन के साथ. उसको 10 दिन पहले हमने ऑपरेट किया है, अभी तक हमारे वार्ड में है वो बच्ची सी है. अब इसका क्या एम्पावरमेंट है और जिस किस्म का शौहर है, किसने शादी की, क्या हुआ, एक तो ये. दूसरा, उसके 1 हफ्ते के बाद एक औरत आई है, 13 प्रेगनेंसी, 13वां बच्चा मरा हुआ, 34 इयर्स उसकी एज, 13वां बच्चा मरा हुआ, 12 उसके बच्चे पहले. तो उसको हमने नॉर्मल डिलीवरी उसकी कराई और मैं उससे रिक्वेस्ट करता रह गया उसके शौहर से, उसने ट्यूबल लाइगेशन की कोई इजाजत नहीं दी और फिर औरत की मर्जी से बगैर शौहर को बताए थे हमने इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस डाला. अब ये सारा एम्पावरमेंट का ताल्लुक इस बात से है कि उसके पास इकोनॉमिकल पावर कितनी है. इन दोनों औरतों के पास कोई इकोनॉमिकल पावर नहीं है, लिहाजा जो उनके इडियट हस्बैंड कहते रहेंगे वो उन्होंने करते रहना है, उसके अलावा बेचारों का चारा नहीं है. अब आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ देखिए, सिंध में हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं और जब भी उनके ऑफिस में जाएं तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि जब भी वो बात करती हैं हमें पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है कि दैट्स व्हाट शी वांट. फैमिली प्लानिंग हो या मैटरनल केयर हो, कोई भी हो, वो चाहती है वो करना. लेकिन
फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाती है कि पूरा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का जो मैकेनिज्म है वो इसको उनको काम ही नहीं करने देता है। मिसाल के तौर पर अभी एक बहुत बड़ा टाउन है कराची का, बहुत बड़ी आबादी है, और वहां पर बहुत जरूरी काम हमने करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। मिनिस्टर की पूरी सपोर्ट है, लेकिन जो नौकरशाही के लोग हैं या ट्रबल मेकर्स हैं उस काम को होने नहीं देते हैं। तो बात ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन वो होता कितना कामयाब है उसकी मिसाल सिंध में भी है। डिस्पाइट ए वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ मिनिस्टर जो करती है, चाहती है काम हो, इस तरह से पंजाब में भी सूरत हाल है। यास्मीन राशिद को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत सी चीजें वो करना चाहती हैं, वो जाके अटक जाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हुकूमत किसी की भी हो, ये अच्छे मिनिस्टर, डॉक्टर मिनिस्टर दोनों की यास्मीन गायनेकोलॉजिस्ट, अजरा जो है ऑन्कोलॉजिस्ट, बच्चों की डॉक्टर, उनको सारा पता है, मेहनत के बावजूद वो बात हो नहीं पाती क्योंकि उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले लोग बेशुमार हैं। तो चलिए ये तो बात हो गया। अब आ जाइए आपका असल सवाल की तरफ, एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन। देखें, अभी हमारी मिडवाइफरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ अर्सा पहले, और उस मिडवाइफरी कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी, एक ईरान की और एक इंडोनेशिया की। इन ख्वातीन ने वहां पर आके बताया कि उनके मुल्कों में फैमिली प्लानिंग की कामयाबी की सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह है मिडवाइफ। 80% फैमिली प्लानिंग कंट्रासेप्शन की जो तरसील है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इल्म है, वो सिर्फ मिडवाइफ ही कर पाती है। डॉक्टरों से, लेडी डॉक्टरों से, फीमेल गायनेकोलॉजिस्टों से ये उम्मीद करना कि फैमिली प्लानिंग की दुनिया में वो कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएंगी, इससे बड़ी कोई हिमाकत हो ही नहीं सकती है। अब आ जाइए ऑब्स्टेट्रिकल केयर का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे ऑब्स्टेट्रिकल केयर में बड़े मसाइल हैं, और जहाँ भी ये केयर डॉक्टरों के हाथ में है, अनफॉर्चुनेटली मेल फीमेल, वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन को रेट देख लें, फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग देख लें, और उसके मुकाबले में सिंध के अंदर PPHI का प्रोग्राम देख लें और वहाँ की मिडवाइफ का काम देख लें, तो फर्क साफ जाहिर है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है, उस मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर तो बन जा रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर जिनमें थोड़ी सी इंसानियत हो, जो ये समझते हो कि मुल्क के मसले क्या हैं और उन मुल्क के मसलों को हल करने के लिए उनकी प्राइम ड्यूटीज क्या हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि हमारे अपने प्रोफेशनल के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें ना दम है ना थप्पड़ है कराची की लैंग्वेज में, और आइंदा क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको कुछ करना है, चाहे मेस्ट्रुअल नॉलेज से लेकर के फैमिली प्लानिंग तक, तो आपको कोई नया हथियार, कोई नया टैंक, तलवार लाने की जरूरत नहीं है। वो जो मिडवाइफ है जिसको कि नेगलेक्ट किया गया है, उसको पूरा एम्पावर करें, उसको ताकत दें, तो वो कुछ कर सकती है। मैं आपको बताऊं, सुबह हमारी बड़ी मीटिंग हुई, हम लोग इतने परेशान हैं इस वक्त, इतने परेशान है। मैं कोई अस्पताल में बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि यहाँ पर 200 मिडवाइफ घूम रही होती हैं, लेबर रूम में काम कर रही होती है, उसमें से कोई नहीं वहां पर, हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है, सब बैठे हैं। वो रोजाना फोन कर रही हैं, हम उनको व्हाट्सएप पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जूम हमने लिया है, उनको जूम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शौकीन लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि पढ़ें, पढ़ के किसी काम की हो जाए। उनके गांव में गोल्ड में ना 3G है, ना 5G है, ना कुछ है। वो स्लो हमारे जो लड़कियां पढ़ा रही हैं वहां पहुंच नहीं पा रही हैं। तो मैं कह रहा था, हमारे डॉक्टर सजाद बैठे हुए थे, हमने बोला यार ये पॉसिबल नहीं है कि इतने करोड़ों रुपए ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कहाँ खर्च कर रहे हैं मिडवाइफों को, हम एक लैपटॉप अच्छा सा खरीद के दे दें ताकि हम इनके साथ एक कम्युनिकेशन कर सकें। कितने बेकार के पैसे, अभी करोड़ 200 वेंटिलेटर चाहिए, तो 500 फलाना चाहिए। अरे यार इन मिडवाइफ को अगर हम उनको एम्पावर सिर्फ यही कर दें कि उनके सामने ये जैसे लैपटॉप अभी रखा हुआ है और मैं आप सबको देख भी रहा हूँ, आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, उन बेचारियों के पास तो मामूली फोन भी नहीं है मोटरोला का, तो उनको अगर इस किस्म का कोई सूरत हाल हो जाए तो कम से कम उनकी तालीम तो हो सके। मुझे नहीं पता है ये जो कोविड का चैलेंज है ये कब तक रहेगा, हमें कितने साल इनके साथ जिंदा रहना है। जहां तक मेरी नॉलेज है हमें काफी दिन तक इनके साथ जिंदा रहना है। तो हम क्या करेंगे, लड़कियां वापस नहीं आएंगी, नई लड़कियां हम अपॉइंट नहीं करेंगे, एक जो मिडवाइफ की फौज हम तैयार करते रहते थे वो नहीं तैयार होंगी, क्या होगा। इसके बारे में सरकार को भी, मुख्तलिफ NGOs को भी, UNFPA को, यूनिसेफ को, WHO को, UNDP को, सबको सोचना चाहिए कि हमारे जैसे मुल्कों में यही
फॉरवर्ड लुकिंग चीज होगी कि हम इसके बारे में कुछ सोचें और तवज्जो वहीं पर रखें जहाँ पे देने की जरूरत है. बिल्कुल ठीक है. तो थैंक यू डॉक्टर शेरशाह. डॉक्टर रब थम्स अप दे रहे हैं आपको, तो ये सवाल मैं आपकी तरफ डाइवर्ट करूंगी. मिडवाइफ्स को एम्पावर करने के हवाले से तजावीज़ दी हैं डॉक्टर शेरशाह ने. डॉक्टर रब आप क्या कहते हैं? ग्रीन स्टार ऑलरेडी इज वर्किंग वेरी rigorously on that. मजीद हम क्या बेहतर कर सकते हैं? Okay, thank you, Amanda. Very quickly, because I think Rufina is also here and we would like to hear from her, and Dr. Saisana is as well. Very quickly, I think जिस तरह से Green Star Social Marketing के साथ ये Stokes है और रहनुमा है और DKT है, बहुत सारे दोस्त हैं जो काम कर रहे थे, and we are representing private sector. तो गली मोहल्लों में बैठी हुई 1 या 2 कमरे वाली मिडवाइफ या CMWs जो वहां मौजूद है, जिसका डॉक्टर शेरशाह तस्करा कर रहे थे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी घायल कीकत घायल जाने और न जाने कोई जिस इलाके का आदमी होता है उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं. जो इस इलाके का GP है उसको लोग ट्रस्ट करते हैं. If we really want this to work, we have to take it to these people who are with them. और जहां तक हम एम्पावर करने की चीजों के उनको हम मुहैया कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी CMWs हैं जहां हमने शुरू किया है और LHVs हैं जिनकी क्लिनिक में हम यूथ को ट्रेन कर रहे हैं ऑन तौलीदी सेहत, ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन. वहां हम सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर लगवा रहे हैं. उन्हीं के इलाके में जो लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, वहां पे सैनिटरी नैपकिन्स और वो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जहां पे शी कैन चेंज हर नैपकिन्स एज वेल. उन सेल्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स के मोहल्लों में, गली मोहल्लों में बैठी हैं. इस वक्त लॉकडाउन है, हमने अस्पताल तो बंद कर दिए, लेकिन जो प्रेगनेंसी 9 महीने पहले हुई थी वो बच्चा उसी वक्त दुनिया में आना है. वो अबॉर्शन जो होना है वो उसी वक्त होना है, उसको कोई नहीं हुआ. ये है कि वो बैकडोर से तो लोग जाके उसको प्रोसीजर डरे हुए सर्विस प्रोवाइडर्स और पेशेंट्स और ये खवातीन आज तो करवा रही हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट, वो सहूलत और वो आराम के साथ वो काम नहीं हो रहा, वो सेहत की सहूलतें नहीं पहुंच पा रही. सर्विस प्रोवाइडर की क्लिनिक को, चाहे वो LHV हो, CMW हो, अगर हम यूनिवर्सल फीमेल हेल्थ केयर, इफ देयर इज अ टर्म लाइक दैट, जिसमें उसकी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, जहाँ के जिन मोहल्लों में मौजूद खवातीन बच्चियों की ट्रेनिंग की जाए, जहाँ पे उनको अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का मसला हल किया जाए ताकि वो स्कूल मिस ना करें. देखिए आप छोटी सी बच्ची की बात की है, फिस्टुला की जो बात कर रहे हैं, गली देहात मोहल्लों में कोहराम मच जाता है अगर कोई भैंस मर जाए. 5वीं प्रेगनेंसी में बच्चा जनते हुए कोई औरत मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इट रिफ्लेक्ट्स आवर प्रायोरिटी. तो मेरे ख्याल से जो डॉक्टर शेरशाह जो बात कर रहे थे, ग्रास रूट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के, हमें कुछ री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है. उनको एम्पावर करें, उन्हीं को इनेबल करें, रिसोर्सेज दें, एंड दे विल टैकल दिस प्रॉब्लम फॉर अस. Thank you, Dr. Rab. I would request all our other panelists कि वो भी please camera पे आ जाएं, so that we're able to see their faces as well. Dr. Amara, Waqas, Asila, and Rabil Beg is with us as well. Rabil. Lare. Okay. Dr. Rufina, my next question would be with you regarding breast cancer awareness. Because Ira, we're talking about general health as well. इस वक्त currently breast cancer का जो burden है पाकिस्तान में वो क्या है, और उसकी जो association है with menarche, with menopause, length of menstruation, ये breast cancer उसके साथ किस तरह से link होता है, as well as खवातीन किस तरह से, how can they prevent themselves and get detected earlier? Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me. I think पाकिस्तान में ये सबको मालूम है कि breast cancer is very common. 1 in 8 or 1 in 9 are likely to suffer from breast cancer. And breast cancer, yes, have some link to the menstrual cycle. The more the number of menstrual cycle a woman is exposed to in her lifetime, the higher would be the risk. So अगर early menarche है और late menopause है, तो उसके number of menstrual cycle in her lifetime would be more, so the risk increases. And दूसरी चीज जो है, जो हम women health की बात कर रहे हैं,
کہ جتنے اگر if the woman is nulliparous اس کے بچے نہیں ہیں یا first pregnancy after the age of 35 years ہے اس میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے. Those who breastfeed has a slightly protective effect. So yes, breast cancer reproductive health کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہے because this is the hormone dependent cancer that we face. ہم پہلے بھی بہت سارے فورمز پہ بات کر چکے ہیں کہ اویئرنیس ہماری خواتین کو اس کے بارے میں بالکل نہیں ہے, اور اگر اویئرنیس کسی حد تک ہے بھی کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی ہیں بیکاز نارمل مینسٹرل سائیکل کے ساتھ بھی بریسٹ میں چینجز آتی ہیں, اینڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے پری سائیکلیکل ڈسکمفرٹ, تھوڑی اسٹفنس اینڈ پین ہوتا ہے. وہ ہم لوگ کلینک میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ 50% خواتین آ کے بول رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو مجھے بریسٹ کینسر تو نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پین ہو رہا ہے, حالانکہ سائیکل ختم ہونے کے بعد اس کے سمٹمز بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. ہمیں ان پیشنٹس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر کے علامات نہیں ہیں. آن دا کانٹرری آپ دوسری خواتین دیکھتے ہیں جس کو اتنی بڑی بڑی گٹھلیاں اور بریسٹ چینجز نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سسپیشیس ہے, اس کو ورک آؤٹ کریں, اور وہ ہم کو بولتے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ہم کیوں کرائیں یہ ساری چیزیں. تو بیکاز یہ لیک آف ایجوکیشن ہے کمپلیٹلی. اس سے پہلے ڈاکٹر رب کے ساتھ ہم اس پلیٹ فارم پہ گرین اسٹار کے کام کرتے رہے, اینڈ آئی کی ناٹ ایگری ود ڈاکٹر شیرشاہ مور کہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں ان کا رول نہ صرف یہ کہ کانٹراسیپشن میں اور باقی جگہ پہ. آئی تھنک with Green Star, we have already understood and emphasized the role of lady health workers کہ ہم نے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے through the platform of Green Star. And ان میں ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں on the diagnostic کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں, how to کیا چینجز ہیں جو کہ سسپیشیس ہو سکتی ہیں, and we are teaching them about the breast examination also. اینڈ ڈاکٹر اس کے ساری گرین اسٹار ساری ٹیم جو ہے, اینڈ یہ کورونا کی وجہ سے وی ہیو بین لیفٹ بیہائنڈ, ادروائز وی ور کنڈکٹنگ دیز کورسز کوائٹ فریکوینٹلی. ایٹ لیسٹ وی ہیو ڈن ون آن لائن کورس فار ادر سینٹرز بٹ ادروائز وی ور کنڈکٹنگ کوائٹ فریکوینٹلی ایٹ دیئر. اینڈ جسٹ ٹو ری ایمفسائز کچھ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لائک کب پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں, but there are a lot of other risk factors that we can have control on or change kar sakte hain, like having pregnancy earlier than 35 years. جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جو بھی external hormonal therapy for prolonged period of time given it for years together, لوگ ایک ملٹی وائٹامن کی طرح سے کھاتے رہے ہیں, کب کھا رہے ہیں وہ 65-70 ایئرز پہ آ رہے ہیں کہ جب کبھی 40s میں ان کو دی گئی تھی, they think it's a multi vitamin, وہ کھاتے رہتے ہیں. This is a recipe for disaster. Controlling your weight, identifying how many family members have, or especially first degree family members at the younger age, or more than 1-2 family members diagnosed ho, bilateral breast cancer ho, then probably you suspect that probably wo ho sakta hai genetic spread ho. And getting the genetic testing done, which is not a very easy task in Pakistan, but still abhi resources available hai. Again, the other thing is getting screening checkups. I know that we do not have enough resources, but agar hum demand karenge or shayad we think about the resources and screening, then only we will have the screening facilities. Ki hum screening mammograms kare, screening checkups kare at the regular interval. And those who are at high risk, ان کو ہم بولیں, اور اسپیشلی اگر اس میں جی پیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم بریسٹ سرجنز ٹرین کریں یا آنکولوجسٹ ٹرین کریں, جنرل پریکٹیشنرز بی اٹ میل اور فیمیلز, ان کو چاہیے جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے ان کے پاس ان کا تھورو ایگزامینیشن کریں, اینڈ بریسٹ ایگزامینیشن شوڈ بی پارٹ آف اٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ میلز ایگزامینیشن نہیں کر سکتے اور ڈو ناٹ فیل کمفرٹیبل because of psychosocial barriers that we have, but at least gynecologists and female general practitioners can do that. And wo bhi hamari itni well trained nahi hai in breast examination ke thorough examination. So I think at undergraduate, at postgraduate level hum unko bhi train karen کہ وہ thorough breast examination کرنا سیکھیں, and they should know the tickers or highlighters or
एग्जामिनेशन पे या क्या फीचर्स हो सकते हैं, that should ring the bells so that they report to the appropriate doctors at right time. अक्सर वो बेशतर ये होता है कि वो जैसे ही जाते हैं, फर्स्ट थिंग ये होता है हर एक को एक एंटीबायोटिक दे दो, ये इन्फेक्शन होगा, and they do not probe into the things or do not refer to the right patients. And here I would not blame only the doctors. I think we have a big chunk of alternate therapists that they say कि ठहरो रुक जाओ, ऑपरेशन नहीं कराना, ये पुड़िया, ये टिकिया, ये तावीज़ दे देंगे, उससे ये गुठली गुल जाएगी, और जब वो अल्सरेट भी हो जाता है वो कहते हैं ये ब्रेस्ट जड़ रहा है, उसके साथ साथ खातून भी जड़ जाती है. तो आई थिंक हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, and where I feel not only one person or one specialty can chip in, we all have to chip in, be it lady healthcare workers, general practitioners, specialists, and health policy makers. We cannot emphasize more on that जैसे हम कोरोना को pandemic कर रहे हैं, I would say breast cancer is pandemic also. And this is going on for years together, and the number of cases are increasing not only in the West, in this part of the world, in the developing countries, and lot more women are dying of breast cancer for many years, because we diagnose in Pakistan and developing cancers, women at later stage of dies, wherever they go, whatever resources we have, it is difficult to treat those breast cancer patients when we diagnose them at a late age. So I think we all have to join hands in educating women and bringing all the resources from all across, be it national, provincial, and even what other we can do to diagnose the breast cancer at an early age. Dr. Rafina, I would like to ask you, self detection कोई कैसे कर सकता है? घर पर हो और एक खातून किस तरह से, you know, I mean, how would I as a lay person completely know that I should go to a breast doctor? I think breast self examination के लिए किसी trained breast surgeon के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. These are available online. ये pamphlets हर mammogram machine center जहाँ पे भी available है वहाँ रखे हुए हैं, और ये जो भी थोड़ा बहुत health awareness facilities provide करते हैं हर एक के पास है, एंड आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. आई वुड फील कि ये तो हर स्कूल, हर कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ जैसे हम कर रहे हैं कि फीमेल एजुकेशन, मतलब हेल्थ एजुकेशन की बात करें, वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए. एंड देयर शुड बी अ करिकुलम ऑफ हेल्थ करिकुलम इन एवरी स्कूल्स, एंड अप्रोप्रिएट तरीके से वो उनको स्कूल कॉलेज के लेवल पर डिलीवर करना चाहिए, so that these girls when they go back home they learn themselves and they teach their family members also. Bilkul, thank you. On this note, Dr. Tayyeba, if you can please switch on your camera. And also your mic. Dr. Tayyeba Wasim, are you with us? Yeah, okay, you're here. So, Dr. Tayyeba, you have been listening to this entire conversation, and being a professor of gynecology, I would like to ask you, especially, you know, जब हम young बच्चों की बात करते हैं जो puberty में दाखिल हो रही होती हैं और जिनको वालिदैन खासतौर से माएँ कुछ ज़्यादा गाइड नहीं करती हैं, बस एक नैपकिन दे देती हैं और बस बता देती हैं कि ये हो गया है and that's about it. We don't get to further know, या तो फिर आप गूगल का सहारा लें, आप अपनी यू नो स्कूल मेट्स का सहारा लें, या किसी टीचर के पास जाएं, या अगर तो आपके वालिदैन यू नो ये रिसोर्सेज रखते हैं तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं. तो आपके पास अगर कोई आती है बच्ची यू नो who's recently has reached puberty, किस तरह के environmental friendly products आप recommend करती हैं as a gynecologist which are healthy as well, because there are tampons, there are napkins, there are menstrual cups now, there are multiple things which are available in the market. So currently आप क्या prescribe करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतना अच्छा सा फोरम चल रहा है. डॉक्टर शेरशाह की बातें सुनी, डॉक्टर रफीना की बातें सुनी, सीनियर्स, बहुत लर्नड लोग जिन्होंने ज़ाहिर बहुत सारा काम किया है इस पे. सो और मैं बहुत एंडोर्स करती हूँ डॉक्टर शेरशाह को फॉर मिडवाइफरी
पंजाब में हम लोग मैडम यास्मीन राशिद इज वेरी प्रो टू फॉर मिडवाइफरी एज वेल, और डॉक्टर अख्तर रशीद के साथ मिलके हम उसका कोई करिकुलम भी बना रहे हैं. डॉक्टर शेरशाह को बता रही हूँ मैं कि वो हम प्लान कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ इसको कामयाब करे. बाकी जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम अक्सर बात ही नहीं करते. लिटरली हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कभी किसी को शायद गाइड किया ही नहीं है. अगर हमारे पास पेल्विक इन्फेक्शन के साथ बेशुमार मरीज आती हैं, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस को देखें तो शहरों की कहानी तो और है. पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगी रूरल एरियाज की. रूरल एरियाज में इतना ज़्यादा रवाज है कपड़े को इस्तेमाल करने का, और इस तरह से इस्तेमाल करने का कि हर एक कपड़ा ही 24 घंटे यूज़ होता है, और हर दफ़ा वही कपड़ा बदल के एक से दूसरी दफ़ा उसका साइड बदल ली जाती है. दैट्स ऑल. और जब वो खवातीन आती है तो इट स्मेल्स सो मच फ्रॉम देयर क्लोथ्स, फ्रॉम देयर एरियाज अराउंड, और वो कपड़ा अल्टीमेटली बहुत सारी pelvic infection और हाइजीन के प्रॉब्लम्स का बायस बनता है. और वी गायनेकोलॉजिस्ट ऑलवेज सी दैट. लेकिन लोगों में सैनिटरी नैपकिन्स के और हाइजीन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन के इतने मिथ्स हैं. नहाएंगे नहीं पूरे 5 दिन, के मेंसेस रुक जाएंगे. वो मतलब मैं अगर इस पे बात करूँ तो बचपन में अपनी अम्मी से भी यही सुना था कि बेटे नहाना बिल्कुल. मेरी अम्मा भी ये कहती है ना. And you see this is still prevalent once we ask the medical students about this. और उनके यहाँ सबकी अम्मियों ने यही कहा हुआ था. Can you imagine, मैं एक भी अम्मी ऐसी नहीं थी, और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट अम्मियाँ भी थी, उन्होंने कहा था कि नहाना नहीं. सो उसका आप अंजाम देखिए कि 5 दिन गर्मी में अगर आपका ये हालात हो तो आप उसके नहाएंगे नहीं तो आपकी हाइजीन के क्या हालात हो जाएंगे. सो मिथ्स, पहली मिथ तो ये है कि नहाने से लिटरली कुछ नहीं होता. आपके प्रोग्राम के उससे मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूँगी, नहाने से बिल्कुल कुछ नहीं होता. डेली नहाएं, पीरियड का जो फ्लो है वो आते ही रहना है, उसको कोई ट्रबल नहीं होनी. और जो आपका क्वेश्चन था कि सैनिटरी नैपकिन्स में से आप क्या यूज़ करें, ऑलवेज अवेलेबल है, टैम्पॉन्स अवेलेबल हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल हैं. अब इसके तीनों के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं यूज़ करने के. जनरली मैं तो लड़कियों को ये रिकमेंड करती हूँ, इट्स ईजियर टू यूज़ टैम्पॉन्स. और जो मिनारकी के साथ बच्चियाँ आती हैं, और उसमें आप सैनिटरी नैपकिन्स जो अवेलेबल हैं वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. क्लॉथ का मसला वही वाला है कि क्लॉथ के साथ हाइजीन मेंटेन करना, या तो हर दफ़ा क्लॉथ चेंज करें, हर साइकिल के साथ हर 6 घंटे बाद नया क्लॉथ रखें मे बी. बट लेकिन वो मैंने देखा है कि लोग जनरली उसको प्रैक्टिकल नहीं समझते और उसी को चेंज करके रखते रहते हैं. तो दैट एड्स टू द प्रॉब्लम. तो सैनिटरी नैपकिन्स आर गुड इनफ, और टैम्पॉन्स भी यूज़ कर सकती हैं. इससे कोई वर्जिनिटी का ताल्लुक नहीं होता है. दोनों चीज़ें बच्चियों के लिए सेफ हैं. मेंस्ट्रुअल कप के लिए डेफिनेटली इट्स अ गुड वे, सस्ता है, और आपको सिलिकॉन कप्स अवेलेबल है. लेकिन ऑब्वियसली मैरिड वुमेन शुड यूज देम. So you're saying that married women should use a menstrual cup, not a single girl. पाकिस्तान में एक तो इंटरनल इंसर्शन में है, मैं कहती हूँ, क्योंकि आप उस तरह से डिफिकल्ट है करना, बच्चियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो आई थिंक कि मैं तो रिकमेंड नहीं करती, और बहुत सारी इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं. तो बेहतर यही है कि आप सैनिटरी नैपकिन्स जो कि अवेलेबल हैं और टैम्पॉन्स दे कैन बी यूज्ड. बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट आंसर. डॉक्टर यास्मीन काजी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, which is about because sanitary napkins is also a part of SRHR, right, for women especially. लेकिन खवातीन को पिंक टैक्स देना पड़ता है हर चीज पे, और every product from a shampoo to a perfume to a razor, anything that a woman uses, even hair cut, मतलब इतने महंगे हमारे बाल कटते हैं, मर्द 200 रुपए में फारे हो जाते हैं, बड़े फख्र से बताते हैं कि देखो हाँ I got a haircut in 200 rupees and that's it, whereas we have to pay 3500 for a short haircut. तो खवातीन क्यों इतने ज्यादा पैसे देती हैं, और इस हवाले से कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी है या आप एडवोकेट करती हैं? No, this is a question that again goes back to our kind of a social setup that we have, because in that, and it's not only us, I think it's global. The pink is dedicated to girls and pink is dedicated to women. So even one of the breast campaign Dr. Feena baat kar rahi thi is about pink ribbon campaign. So it's it's always dedicated, that pinks and blues are all that. So it's not about the color as much, but it's about just to show that there are two genders which have very completely different identities. And what happens in our setup,
जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि एक जो ना somehow the girl is always disadvantaged when she is born in a communities where the boys are valued more. And we see this not only in Pakistan, but it's very much in the Asia. It's a very Asian trend that, you know, the boys are valued much more than girls. And of course, in our society, I mean, men takes the liberty of getting married second time or third time because he doesn't have a son. And जो एक हमने education थी जो हमने अपने LSWs के through की थी कि, you know, if a woman is only producing girls, it's only because she's passing her own chromosomes and not her husband's. So it's not her fault, it's her husband's fault. You have to tell him, because that's the best reason to get married again. So even in a smaller kind of an education, and things are not. So as far as you're saying why women products are always much more expensive than the men products, I think again it's a stereotype. It's always considered that a woman is there to get ready, to get dressed. She's always like a, you know, kind of a poster, kind of a gender in which, you know, she has to be presented with all the colors. And that's why it is considered that anything that's related to women will be more expensive, because, you know, and then, you know, it is just taken for granted that woman has always has to be very decorated and has to look the best and has to be that. And for that, they're going to charge more. No, we are not doing any policy advocacy for that, for example. Because we are really looking at basic things. जो मैंने पहले कहीं आपसे, you know, girls going to school, girls are able to have the choices, girls are able to stop their early marriages, girls having control over their fertility, girls should be knowing when to have child and when not to have child. And then of course, if she has an unplanned pregnancy, then, you know, what can she do? So I think, so since I am a health advocate, I'm a health activist. So for me, a lot of things are around, and of course the menstrual hygiene and all those things come into that. But, you know, we are really looking at the basic rights, the reproductive rights, which starts from the very basic thing. And we know this is, I mean, you know, and I'm also very, you know, I'm also very disturbed on the way that the communication is done. I don't know whether Zahir is here any longer or not. For example, TV पे आप देखते हैं लगातार वो ads आते हैं, when third famine happened, you know, they were showing like, you know, a woman with 8 to 10 children, all malnourished. So we have you know, we have malnourishment of the highest level in Pakistan. None of the channels, none of the media would link it back to the lack of birth spacing, the number of children a poor woman is having. So, you know, we have to also kind of, you know, train our people who are in the communication field how to link it back to a very basic fact. Because high fertility, lack of birth spacing is so much linked to all the other things that are associated with women, you know, kind of morbidities and, you know, nourishment, not only with the women, but with the newborn as well. But, you know, it's never, ever, you know, presented in that way. So I think there is a lot of work that need to be done around the communication and around advocacy. And we are trying to do our best, but there are so many other things that we can link also. Right. Dr. Gul, I would navigate this entire opinion of Dr. Yasmeen towards you. Behavior change communication के हवाले से हम क्या बेहतर कर सकते हैं? And what kind of right terminologies do you think the society can bring in to start orienting our children, our youngsters, men, women, buzurg, हर कोई कि ये जो taboos हमने बना रखे हैं ये हम खुद खत्म करें. And after you, then I'll go towards Dr. Sana for the psychological aspect. Right. Thank you so much. I think Dr. Taiba Waseem ने एक point raise किया था about various menstrual hygiene products, जिसमें menstrual cup का जिक्र आया, and she said that हमारे अपने psychosocial values, clients के जो होते हैं या patients के जो होते हैं values, उनके साथ align होते हुए she would not recommend. But I think it aligns perfectly with your question, this discussion around using a menstrual cup perhaps. देखिए हम कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या कहते हैं, प्लानिंग कंट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रासेप्शन कंट्रोवर्शियल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ राइट्स कंट्रोवर्शियल हैं, आई बिलीव ये perhaps this is of our own creation. हमारा अगर आप कल्चरली देखें कम्युनिकेशन का लेंस, तो हमारे सामने तकदीर और तदबीर दोनों कॉन्स्ट्रक्ट्स, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, मौजूद हैं.
ہماری سوسائٹی میں انڈیویجول کو ہم نے صرف تقدیر پہ لگا کے چھوڑ دیا. اس کو جو تدبیر اس نے کرنی ہے اپنی تقدیر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, اس تدبیر کے میسیجز, اس تدبیر کا اختیار وہ کون دے گا؟ اور وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں دے سکتا صرف, وہ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, اور پرائیویٹ سیکٹر میں کمرشل, فار پروفٹ, نان پروفٹ, ڈیولپمنٹل, ورلڈ سیکٹر, سب کو کام کرنا پڑے گا. کہ ہم لوگ جو بھی سانحہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی تھی, ماں مر گئی بچے کی پیدائش میں, بیماری نہیں تھی, نارمل نیچرل پروسیس تھا, خدا کی مرضی تھی مر گئی. تو 4 بچے چھوڑ کے مری ہے وہ بھی خدا کی مرضی تھی. تو وہ جو تدبیر کا ایلیمنٹ ہے جس کو امام غزالی نفس کہتا ہے, جو عقل اور قلب اور اختیار سے بنتا ہے اور ارادے کی شکل میں سامنے آتا ہے, وہ تو ہم سارے جانتے ہیں کلچرلی, بٹ شاید ہم لوگوں کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنی تدبیر پیدا کریں. اور that's where the communication angle comes in. I think this whole controversy needs to be laid to rest, اور ہم تقدیر اور تدبیر دونوں کے ایلیمنٹس کو لے کے چلیں لوگوں کے لیے, کہ جو آپ کو ملا ہے تقدیر میں وہ ملا ہے, پر تدبیر آپ کی اپنی ہے, وہ آپ نے کرنی ہے. And that's the core message, that it's not just about women's empowerment. I think it's about boys' empowerment to the point where they become facilitators of women's choices. Because اگر آدمی کہتا ہے کہ میرا نام میری نسل, تو وہ نسل خود ہی تو نہیں چلا سکتا, وہ درخت تو نہیں لگانے اس نے بچے پیدا کرنے کے لیے. He has to go a healthy mother, a healthy wife, a healthy household, تاکہ جنریشن آگے بڑھے. That's my point on this. Thank you. That's a very, very nice answer of tadbir, because I bada important element hai. Dr. Sana, ہر مہینے ایک عجیب سا موڈ سوئنگ, سنا یاسر, ہر مہینے ایک عجیب سا موڈ سوئنگ, ہر مہینے عجیب سی کریونگز, ہر مہینے مطلب کسی کو کاٹنے کا دل کرتا ہے آپ کا. یو آر لائک کریں تو کیا کریں, مطلب یو نو دیز موڈ سوئنگز آر ٹیریبل, تو کریں تو کیا کریں. آئی مین آپ کے دوست صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کی اماں سمجھتی نہیں ہیں, آپ کے ہسبینڈ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کا پارٹنر سمجھتا نہیں ہے. کچھ ہو رہا ہے نا, it's hormonal, it's not in my control, it's not in your control. So how do you as an NLP practitioner, as a life coach, as an intersex educator recommend ki, you know, how can women remain composed and calm and, you know, not be a Godzilla or any Zilla in that particular 7 days, the fire breathing dragon. Yeah. So first of all, thank you everyone. I heard whatever you guys said, and it was very informative for me, and I'm sure for all the audience that's watching us. My task is relatively simple. I have what Amen, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بول دوں کہ اما نہیں سمجھ رہی یا باقی سب نہیں سمجھ رہے سب ہیں, ٹھیک ہے, but they blame our hormones for it, or we blame our hormones for it, or the fluctuation of the hormones. The best way to deal with this is to understand, yes, your cycle, and to understand your cycle, you don't have it, there's no rocket science, you don't have to actually be a medical doctor to understand this. آپ اپنا 28 دن کا اگر ریگولر ہے تو وہ سائیکل دیکھیے, اس کا جو ہاف اینڈ جو لیٹر اینڈ ہے وہاں پر آپ کے ہارمونس اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ ڈکریز ہوتے ہیں. ان کے ڈکریز ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وی آر آل کیمیکل بینگس, تو ان کے کچھ سمٹمز آتے ہیں. ڈفرینٹ سمٹمز جو لوگ بتاتے ہیں, نیگیٹو سمٹمز جو موسٹ فریکوینٹ ہیں, ان میں ایبڈومینل ڈسٹینشن ہوتی ہے یا بلوٹنگ ہوتی ہے, پیٹ تھوڑا سا اپرا اپرا فیل ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو انزائٹی اور اسٹریس ہوتا ہے, بریسٹ ٹینڈرنس کی ابھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے, بالکل بریسٹ ٹینڈرنس بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں پری مینسٹرل سنڈروم کہلاتی ہیں. وہ سنڈروم کا لفظ سن کے ایک دم لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لائک اٹس اے ڈیزیز, بیماری ہے, بٹ اس کو اگر ہم اس طرح سے ہینڈل کریں کہ یار ایوری بڈی گوز تھرو دس. حضرت ہوا کے ٹائم سے سبھی I have gone through a menstrual cycle, and having a good regular menstrual cycle means you have good reproductive health in a way. So learning to know these symptoms and how to manage them is the key. If you're going through these, like some people will have unnecessary lack of energy, they'll be like fatigue, تھکے ہیں, لیٹنے کا دل کر رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, کچھ کو پرابلم ان کنسنٹریٹنگ ہوتا ہے, some people become more irritable,
उनका ट्रिगर का थ्रेशोल्ड लो हो जाता है, वो एंग्री ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है. सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप डाइट से मैनेज कर सकते हैं. You have to look into what you're eating. The food to eat during menses, if anybody wants to jot it down, yogurt, have dahi. ये मत सोचे कि इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है. हमारे पाकिस्तान में ये भी होता है. People want to, make a comment कि oh, don't eat this, it's not good. No, you can have yogurts. Okay, and fruits that have more water content in it, like watermelon आजकल, ठीक है. Cucumber, consume cucumber, more cucumber. Green leafy vegetables you can have. Ginger या ginger tea. Ginger आप जैसे chicken ginger बनाते हैं, ऊपर से डाल के julienne cut डाल के भी खा सकते हैं. Otherwise, make yourself ginger tea. It's soothing. It soothes you. And then meat में chicken या fish वो खाएं. Omega 3 का intake होता है. टर्मरिक है, डार्क चॉकलेट लोग रिकमेंड करते हैं. बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते, दैट्स देयर प्रेफरेंस, बट डार्क चॉकलेट हेल्प्स with your menstruation. Then there are nuts, walnuts and almonds. Now I personally recommend nuts, having nuts, a handful only, because this is your brain food also. It keeps you happy. It keeps you it keeps your serotonin high. So mood swings may having nuts on the side is a good idea. Have them by your side. Then you can consume red beans or lentils. ऐसी चीजें जो आपको HB बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ब्लड बनाने में हेल्प करती हैं. अंडरस्टैंडिंग दैट ये नापाकी नहीं है, ये फ्रेश ब्लड ही है जो जा रहा है, और एक्सेसिव ब्लड लॉस भी नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड टू. आप अपना डाइट इनटेक यानी ओवर ईटिंग भी नहीं करें और अंडर ईटिंग भी नहीं करें. सो दिस इज समथिंग दैट stuff that needs to be avoided. I want to highlight. Okay, चाय लोग पीते हैं, कंज्यूम मत, कम कंज्यूम करें. कॉफी कम कंज्यूम करें while you're menstruating. शुगर हाई नहीं लें. कैंडी, सोडा ड्रिंक्स, like कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो कम लें. शुगरी फूड्स कम लें. एंड आई हैव मेंशन्ड ओवर ईट ना करें या अंडर ईट भी ना करें. सो डाइट का बैलेंस, डाइट का रोल काफी ज्यादा है. एंड देन आई डू रिकमेंड सम एक्सरसाइजेस ऑल्सो. एमन तुम समझ सकती हो, आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, वी हैव लर्नड दिस इन आवर NLP ट्रेनिंग, कि आपका मूड और बॉडी की फिजियोलॉजी वो मैच कर रहा होता है. द मिनट यू चेंज योर फिजियोलॉजी, योर मूड विल आल्सो चेंज, बिकॉज योर फिजियोलॉजी चेंजेस योर इंटरनल केमिकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है. लाइक डूइंग एरोबिक्स, और योगा और पिलाटेस. जिन लोगों को ये सब नहीं करना आता, नहीं शौक है या एक्सेसिबल नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे आजकल पेंडेमिक में, तो वो लाइट कार्डियो कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं. Sometimes you can also do low volume strength training. Low volume strength training. So exercise should be a must. Don't just lay down in the bed and sulk. Hey, yaar, shit, ye kya ho gaya hai? Now I'm gonna say something here because I cater to gender variant people also. I want to bring this up कि menstruating women की जब हम बात करते हैं तो उसमें वो trans men भी शामिल हैं who are still having their menstrual cycles, but they identify as men. They're trans men. So they have this internal hate for menstruation or menstrual cycles because वो औरतों की चीज कहा जाता है, औरतें उससे लिंक की जाती हैं. Now this has a psychological impact on them and they want to completely stop them. I want to say that जब आप sexual health rights की और reproductive health rights की बात करते हैं तो हमें ये as an intersex educator मुझे ये counsel करना होता है कि if you're proceeding with HRT for transitioning, आपकी sterility हो सकती है या आपकी reproductive ability कम हो सकती है या खत्म हो सकती है. Many times ये irreversible हो सकता है. So they need to understand this fully. अब एक शख्स, एक इंसान जो ऑलरेडी डिस्फोरिक है और इनकॉन्ग्रुएंट और हेट कर रहा है अपनी बॉडी को, बॉडी डिस्फोरिया बहुत ज्यादा है उसको, they don't want to accept that their body is still a menstruating body and they would hate those symptoms and they will go into depressions and they will be very anxious and they don't want even the word menstrual cycle to be associated with them just because it's a woman's thing. So I sort of want to
say it out loud here in front of all the audience that we need to speak up about this too. They might not be vocal about it. They are shamed into this. کہ ایک تو وہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں, ان کی فیملی ساتھ نہیں دے رہی, ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, اینڈ پلس دے ہیو ٹو گو تھرو دس. My view or the way I want to change the perception here is that if you look at your body and you give it your best, give the best food, exercise daily if possible, otherwise 5 times a week, and keep your lifestyle healthy, avoid smoking, alcohol and other stuff that can really harm your body, then آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. You can go through the period or the menstruation days smoothly. I would love to welcome any questions, Ayman, if you have any. No, I don't have any questions, but yes, I have now I have my questions towards our youngsters, Asila, Amara and Larif. Thank you so much for being here and waiting for such a long time. میرا یہ سوال آپ تینوں سے ہے, it is associated with brown paper bag. Whenever we as young girls, I mean, ٹھیک ہے, we're not, we're above 25 I believe, مگر ہم ابھی بھی جوان ہیں. تو جب بھی ہم, whenever we go to the stores to grab, napkins, any sanitary product, تو ہم ایک براؤن کلر کے لفافے میں دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. عموماً یہ ضرور ہوتا ہے. So how comfortable, Asila اس وقت مسکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں, how comfortable you guys are with this brown paper bag? کیا سینیٹری پروڈکٹ ایک ایسی چیز ہے یا ہیئر ریموونگ کریم ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ چھپا کر لے کر آئیں؟ مجھے اتفاق ہوا میرے سینئر فواد صاحب سے یہ سوال پوچھنے کا کہ کانڈمس کیسے ملتے ہیں, تو ہی سیڈ کھلے ملتے ہیں, کوئی کسی براؤن پیپر بیگ میں نہیں ہوتے. You just go and you grab it and you come back. So I started pondering over it, that why do we need to hide something which is very natural in a brown or a kala paper? So how comfortable do you all three of you, whoever wants to start speaking first, may take the floor. ہمارے پاس 7 minutes ہیں, so please be very brief with your answers, اور اپنے تاثرات ضرور بتائیں کہ سوسائٹی میں آپ لوگ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس براؤن پیپر بیگ کا یہ جو اسٹیریوٹائپ ہے ختم کر سکتے ہیں. Asila, would you like to take the floor first? Okay, thank you so much, Ayman. I hope you are listening to me. Yes, we are listening. موسٹلی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم گروسری شاپ میں اگر جا رہے ہوتے ہیں, کسی سپر مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی جو نیپکنس کا جو ایک پورشن ہوتا ہے وہاں پہ یہ بیگس اویلیبل ہوتے ہی ہیں. اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو آپ کو وہاں پر کھڑا ہوا کوئی ریپرزینٹیٹر جو ہے وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کیری دیٹ براؤن پیپر بیگ. So that's the kind of a myth. مطلب for what? اگر کبھی جو ہے ہم جو ہے سینیٹری پیڈ کو جو ہے وہ پیپر بیگ میں رکھنا ہم بھول گئے, ہم اس کو ویسے ہی کاؤنٹر پہ لے کے گئے ڈائریکٹلی اس کو جو ہے پیمنٹ کے لیے. So that's a kind of a myth. مجھے یاد ہے کہ اگر بچپن میں کبھی ہماری اماں بھائی سے کہتی تھی کہ آپ یہ لکھ کر آؤ, ان کو پیپر پہ لکھ کے دیتی تھی, تو ان کی آج سے امی اسے کیوں پیپر پہ فولڈ کر کے دے رہے ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور والے. تو وہ ایک مطلب یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ جتنا کور کرتے ہیں اس سے لوگوں کی زیادہ کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ واٹس دیٹ. اور شاید یہ خود ہی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو اڈاپٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ بات نہ کریں, آپ ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا مینسٹریل ہائیجین. ایون اگر میں یہ بات کروں گی, UNICEF had introduced one star, 2 star and 3 star schools. That's the UNICEF policy which they had been given towards the schools. اور ان اسکولز میں UNICEF 2 star کہا جاتا ہے the schools which are following the menstrual hygiene management. بیسک واش کے جتنی بھی بیسک کمپوننٹ ہیں واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, the school who are actually following or adopting the MHM, menstrual hygiene management, so they are giving the 2 stars. So ہمارے اسکولز میں یا ہماری سوسائٹی میں ہم اسکولس کی بات کریں یا ہم کالجز کی بات کریں, یونیورسٹیز کی بات کریں, how the administration are make the girls student to be comfortable to go to the washroom and they get facility of the menstruation pad over here. Means اگر کوئی بچی ہے وہ چھوٹی عمر ہے at the first time in her life, so how the school can manage them? وہ نہیں بھیج دیتے. They don't have a kind of a maybe اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں گے شاید کچھ پرائیویٹ اسکول چیزوں کو مینج کریں,
So these sort of thing has been in a society. मतलब अगर हम इन चीजों को adopt करें, we have to accept that कि these are the part of the society, we belong to the female or a woman or a girl. शायद हम बहुत easily इन चीजों को cope कर सके और उनकी hygiene के हवाले से हम बात कर सके. Right. Thank you, Wasila. Larib, your quick point of view on this, and then we'll move towards Amara. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैंने काफ़ी गौर से सारों की कॉन्वर्सेशन सुनी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई गेस कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा. क्विकली रैप अप ही करूँगी इसके बारे में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी, या वो मेंशन नहीं हुई या वो मुझसे मिस हो गई. जितनी भी मैडम ने बातचीत की कि लैक ऑफ नॉलेज है, नॉर्मलाइज नहीं किया गया, या जिन भी चीज़ों के बारे में ये बात हुई है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम कि हम ये देखें कि हम यूथ को टारगेट मीनिंगफुली कैसे कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले मैं अगर अपने मशल के इनिशिएटिव की भी थोड़ी सी बात करूं, जैसे ब्रिज द गैप मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल टूल की ज़रूरत थी. So there are services which are free of cost available. There is a target whom people reach and they go do workshops. But then there is a whole space available which is the digital media. और मैं जानती हूँ कि ग्रीन स्टार हमेशा से जो है इस मामले में बड़ा इफेक्टिव रहा है in terms of मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Is my voice okay? Yes, absolutely. तो मेरा ख्याल है कि यूथ को टारगेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ना सिर्फ अपने उन मीडियम्स पे चलें जिनको हम पहले लेके चल रहे हैं, बट ऑल्सो कुछ न्यू डिजिटल मीडियम्स को यूटिलाइज करें. जिस तरह से एप्लीकेशन है, शॉर्ट वीडियोस हैं, उस तरह से नॉर्मलाइज. आप ऑफ कोर्स फैमिलीज में करने में बहुत टाइम लगेगा, पिछली जनरेशन को फोर्स नहीं कर सकते ना फॉर ब्राउन पेपर फॉर टू चेंज ड्रास्टिकली. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल मीडियम्स को यूटिलाइज करें. मैं फैमिली प्लानिंग की बात करती हूँ, कॉन्ट्रसेप्शन की बात करती हूँ, उसको उर्दू में भी मैं लेके आई हूँ एप्लीकेशन में. मैंने जस्ट सोचा ये आइडिया लाते हैं. बड़ी अच्छी बात की अभी शुरू में सर ने, जो ग्रीन स्टार की तरफ से प्रेजेंटेशन थी, कि यूथ जो आती है वो बहुत रिपीटेटिव आती है. मेरा उसमें ये क्वेश्चन होता है, चले यूथ रिपीटेटिव भी आती है, बट हमें ये भी देखने की जरूरत है कि व्हाट सॉल्यूशंस दे आर डेवलपिंग. क्या उन्होंने कोई टूल बनाया, क्या कोई यूनिक सोल्यूशन डेवलप किया जिसपे आगे बात हो रही है. सो यूथ की पार्टिसिपेशन तो है, बट वो कितनी मीनिंगफुल है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. क्योंकि आज अगर मैं एज यूथ को प्रेजेंट करते हुए कोई सर्टेन एक्ट करूंगी या चीज प्रमोट करूंगी, पीपल कैन रिलेट टू इट सो मच कि वो उसको ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करेंगे. सो अगर मैं सीबीओज या एनजीओज या एक्टिविस्ट की साइड से बात करूं तो इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम उन सब चीजों को तो नॉर्मल करें, खुद भी एग्जाम्पल बने, शॉप्स पे जाएं तो चीजें नॉर्मल वैसे ही करने की कोशिश करें, बट अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए और ये जो डिजिटल स्पेस है इसमें ऐसी पोजीशन क्रिएट करें जो यूथ को रिलेट करे. शॉर्ट मैसेजेस बनाएं, वीडियोस बनाएं. जिस तरह से मैंने ऐप बनाई, इट वाज पाकिस्तान फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन. आई थिंक वी आर क्वाइट लेट क्योंकि इतनी एप्स आ चुकी हैं हर चीज की, बट कौन सी हैं जो सर्विस डिलीवरी, इंफॉर्मेशन, मिथ्स, हर चीज एक जगह पे मौजूद हो. तो बीइंग यूथ रिप्रेजेंटेटिव मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यूथ को मजीद से मजीद जो है वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं विच आर नॉट ओनली फॉर द पार्टिसिपेशन बट ऑल्सो दे आर मीनिंगफुल. वो जो है वहाँ पे आइडियाज अपने डेवलप कर सकें, उनको पिच कर सकें. एंड देन जो बाकी चीजें जो चलती आ रही हैं सालों से वो तो चल ही रही हैं, जाके सेशंस भी हो रहे हैं, लोगों को भी बताया जा रहा है. बहुत अच्छा मैं देखती हूँ सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बताया जाता है बहुत सारे विलेजेस में कि किस तरह से वो खुद बना सकते हैं. लेकिन बीइंग यूथ मैं ये समझती हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई नीड टू क्रिएट अ टूल, आई नीड टू डेवलप अ सोल्यूशन. दिस इज व्हाट आई टीच टू द यंग पीपल एज वेल. Thank you, Larib. Dr. Amara, your opinion on this discomfort that women feel while buying sanitary products, और इससे खुद खवातीन भी कैसे खत्म कर सकती हैं, बिकॉज जिस तरह से डॉक्टर सना ने कहा, डॉक्टर गुल ने कहा, दैट इट कम्स विद इन आवरसेल्व्स. जो बिहेवियर चेंज की हम बात कर रहे हैं, खवातीन ऑल्सो नीड्स टू बी females need to feel confident in purchasing something which is important for them. तो इस मिथ को हम खवातीन कैसे खत्म कर सकते हैं? Your very quick reviews on this and then we'll wrap up. अमारा आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा Yeah. जी, इस पे अस्सलाम वालेकुम. जी बोलिए. अच्छा, मुझे इस
पे स्टार्ट करना है कि देखिए जैसे बात स्टार्ट हमारी हुई है कि हम नैपकिन जब परचेज करने जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स या जैसे भी अगर फैमिली के साथ भी जा रही हैं, तो इसी सिलसिले में एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड से जब मैं डिस्कशन कर रही थी शॉप पे गई इसको परचेज करने के लिए, उसको उसने एक ब्राउन पेपर में रैप करके दिया है, देयर आर सम बॉयज आउटसाइड द शॉप एंड they start taunted on her just like in bad words. तो ये एक जैसे कि ये जब एक उसको रैप करके हम दे रहे हैं, जब एक शॉप के ऊपर उसको रैप करके दे रहा है, तो वो एक स्पेशली वो एक अटेंशन क्रिएट कर देती है एक चीज के ऊपर. तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो इस पे लड़कियां बहुत एम्बैरस हो जाती हैं. उनके लिए बाहर खुद से जाके लेना या मेरे लिए खुद से जाके बाहर लेना ये बहुत एम्बैरसिंग चीज हो जाती है. वो एक फोकस हो जाता है एक चीज के ऊपर, देयर इज समथिंग. तो इसमें हमें जैसे पहले भी सीनियर्स ने इस पे कहा है कि हमें इसमें बॉयज को भी इन्वॉल्व करने की बहुत सख्त जरूरत है, जो कि बहुत जरूरी है. ठीक है. और इसमें एक सेकंड चीज मुझे जो डिस्कस करनी है कि मुझसे जब भी इस तरह की कम्युनिटीज में जब जाती हूँ, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर जब हम लोग कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे लड़कियां आती हैं, उनको अगर उनमें से कोई लड़की कहती है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको जाकर खुद परचेज करूँ या मेरी फैमिली या मेरी मदर मुझे इसको परचेज करके दे, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि अगर आप लोग खुद जाके इसको परचेज नहीं कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं. मैं हमेशा उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता के, उनको कैसे इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, हमेशा उनको बता के आती हूँ कि ये आपको घर पे भी बैठ के मिल सकता है अगर आप इसको खुद जाके बाहर से नहीं ले सकती हैं. अच्छा, एक और ये है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम उनको बता दें कि अगर वो खुद जाके नहीं ले सकती या खुद से उनकी फैमिली जाके नहीं लेके, उसको उसकी मदर जाके नहीं लेके सकती. अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें यंग गर्ल्स के साथ साथ मुझे लगता है कि उनकी मदर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मदर्स मोटिवेट नहीं होती है ना तो वो कभी भी अपनी बेटी को शायद वो चीज़ अडॉप्ट करने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है माँ का. तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम साथ साथ जो है वो उसकी मदर को भी अडॉप्ट करवाएं चीजें, कि वो भी इस चीज के बारे में सुने. और इस पे एक और चीज़ है कि हमें स्पेशली लड़कियों को जो कि यूज़ कर रही हैं, कोई क्लॉथ एज अ नैपकिन यूज़ कर रही हैं, उसके बारे में हमें चाहिए उनको कि एटलीस्ट इसका टाइम पीरियड इसको बता देना चाहिए, इसको इसके रीवॉश, इसको यूज़ का, इसको कैसे वो अगेन यूज़ कर सकती है, कैसे इसकी वो हाइजीन को मेंटेन कर सकती है. उनके हमें बता देना चाहिए उनको कि वो इसको प्रोलॉन्ग लेके चलती है. नॉर्मली टाइम पीरियड जो वो 6 to 7 आवर होता है कि हमें इस पीरियड के बाद जो है इसको चेंज कर देना चाहिए. तो हमें इनको बताना चाहिए कि एटलीस्ट अगर 6 to 7 आवर से अगर वो प्रोलॉन्ग कर रही है, इसको रख रही है, अपने पैड को यूज़ कर रही है, सैनिटरी यूज़ कर रही है, तो वो इसके क्या उसको साइड इफेक्ट जो है वो आ सकते हैं. और लास्ट पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें अपनी यंग गर्ल्स को बतानी चाहिए. हमें इसको जो है इसको वेस्ट कैसे करना चाहिए. आई थिंक सो ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो वेस्ट है उसकी कैसे हम इसको लेके कर सकती हैं. लड़कियां मोस्टली जो है वो उसको ऐसे ही पब्लिक टॉयलेट्स में या फिर जो है आउटसाइड जो डस्टबिन वॉशरूम में है वो ऐसे ही उसको थ्रो आउट कर देती हैं. तो आई थिंक इसके बारे में भी हमें उनसे जो है वो बात करनी चाहिए कि कैसे हमें इसको जो है वो डिस्पोज करना चाहिए, कैसे हम इसको फ्लश आउट कर सकते हैं, क्या इसके और आई थिंक सो यही है कि लैक ऑफ नॉलेज मोस्टली रूरल एरियाज जो है यही इंपॉर्टेंट होता है कि नैपकिन के जो यूसेज हैं इनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, उनको परचेज करने का बहुत इशू होता है. All right, thank you so much, Dr. Amara. And on this note, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का, कदीर साहब, डॉक्टर सैयद शेर शाह, डॉक्टर गुल लारेब, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर यास्मीन काजी, डॉक्टर सना यासिर, अमारा, डॉक्टर रफीना सूमरो एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर सैयद अजीजुल रब जो कि अभी तक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिस्कशन के लिए. थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर ओपिनियंस फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. और हम बिल्कुल आई मीन ये पूरा सेक्टर और तमाम लोगों की हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खवातीन की सेहत के लिए बात करें, आगे आएं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया.
Yes, and thank you, Ayman, for pulling together so many people for the panel very effectively. Well done. Thank you, Dr. Gul. Thank you so much. Thank you, On this Ayman. note, Thank you for calling all of us. On this note, just a quick announcement for those who are watching us live. Our veteran panelists, Dr. Yasmin Qazi and Lareb Abid, these two, along with other people from Green Star, are participating in ILA, which is International Leadership Academy, on June 9th. And those who want to learn from them, they can register for this conference. Ye bhi live hogi and you guys can attend that. Dr. Yasmin Qazi, if you want to quickly just, share your thoughts about this conference or isme kya hoga, and then we can, just wrap up. Now I know we are already over time, so I will not take much time. I think this is, I want to really say congratulations to Sana, who is like in the background, who has put all of us together in this panel. This is the only panel which is a country panel in this conference. And this is ILA, which is International Leadership Association. They're having this Women and Leadership Conference. And the title is very interesting, Leading Differently. So how can women lead differently? We were all supposed to be in New York for this conference, which is from 7 to 9 June. But of course, due to COVID, this has been converted into a virtual conference. And Dr. Rab would be, as usual, the charming moderator for this. And there are 4 women speakers. And what we are trying to highlight is Right now. Dr. Shersha is showing that so women leaders advancing sexual and reproductive health services, quality and rights in Pakistan. And it's going to be, it's going to be me. I'm very honored that Green Star has made me the chair of that panel, whatever that means. But and then we have, WHO, our WHO leader, Dr. Kutsia, who works a lot on the women health issues. And then we have Dr. Shabnam Sarfraz, who is also a lead global women leader on health. She works with the Planning Commission at the federal level. And then we have, of course, our dynamic youth leader, Lareb, with us. And, she'll be representing the youth. So I think it's going to be very specific and unique. Only country panel, and we will highlight and showcase Pakistan at a very high level there, hopefully. So thank you for announcing that. And anybody who's interested can follow up for details with Green Star. Thank you very much, Ayman, and you've done a great job. Thank you, Dr. Qazi. Brilliant, and best of luck for this ILA conference. I'm definitely going to register to learn from you guys. Thank you again, everyone. बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का वक्त निकालने के लिए और इस virtual session को कामयाब करवाने के लिए. Thank you very much. On this note, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, thank you so much for everyone who are live with us on Facebook. And now we'll wrap this up. ख़वातीन की सेहत के लिए काम करने के लिए और आप भी इसकी आवाज बनिए, हम भी इसकी आवाज बनते हैं. Thank you very much. Green Star is signing off, and good luck everyone. Allah Hafiz. Thank you. बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. आपने अच्छा कंडक्ट किया बहुत.